अब देखिएगा छत्तीसगढ़ संबंधित कुछ और बातें। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, तो याद रखिए कब लागू हुआ है? 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, अधिसूचित नहीं किया गया है, याद रखिएगा, इसे प्रकाशित नहीं किया गया था, अधिसूचित नहीं किया गया है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसे लाया कैसे गया है? तो याद रखिएगा अधिसूचित करने की जब बात की जाएगी, ठीक है, तो 7 जून 2001 को 7 जून 2001 को क्या कर दिया गया है? विधि अनुकूलन आदेश के तहत, ठीक है, विधि अनुकूलन आदेश के तहत जो है इसे लागू किया गया है हमारे राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया है और ये विधि का अनुकूलन आदेश कब बना है? 7 जून 2001 को। ठीक है, और इसके बाद अच्छा, विधियों का अनुकूलन आदेश क्या होता है? बेसिकली एक और लाइन भी याद रख लीजिएगा कि जब कोई चीज पहले से इंप्लीमेंट है और उसको किसी आदेश के तहत आप लागू करना चाहते हैं तो बहुत लोग उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे कि हम अपना क्यों नहीं बना सकते, पंचायती राज व्यवस्था में कुछ अपने कानून क्यों नहीं ला सकते। याद रखिएगा ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जब पहले से किसी राज्य से आप जुड़े हुए हैं और उस राज्य से आपको बस लेकर आना है उस चीज़ों को, तो आपको ये विधि के अनुकूलन आदेश के साथ, आपको पता होगा आपने एक लास्ट लाइन पढ़ा था कि विधि के अनुसार ये हमेशा क्या रहेगा? विद्यमान रहेगा। ठीक है, तो विद्यमान रहने का ही आदेश ये वाला है, याद रखिएगा। उसी के तहत उसको कॉपी करके हम आदेश को आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यही है वो आदेश। इसके बाद देखिएगा 18 जून 2001। ठीक है, तो 18 जून 2001 को क्या किया हमने? इसे प्रकाशित करवा दिया, याद रखिएगा। ठीक है, तो 18 जून 2001 को जो है छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुआ था कब? अब ये याद रखिएगा। देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया? देश का पढ़ा, मध्य प्रदेश का पढ़ा और छत्तीसगढ़ राज्य का पढ़ लिया। ठीक है, इतना 3 अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर जो है इससे बनेगा, केवल 1 नंबर याद रखिएगा। ठीक है, और 1 नंबर किसी को नौकरी पाने के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ऐसे में आपको पूरी घटनाक्रम जो है चीज़ों के साथ जोड़कर याद रखनी है। ठीक है, कि कैसे केंद्र में पारित हुआ, कैसे आपका मध्य प्रदेश ने लागू कराया और उसके बाद छत्तीसगढ़ के पास कैसे आया। ठीक है, अब अंततः याद रखिएगा अंतिम बिंदु में, ठीक है, कि पहली बार हमारे यहाँ पंचायत का पहला चुनाव कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में प्रथम पंचायत चुनाव तो याद रखिएगा पंचायत का पहला चुनाव हुआ था 2005 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताता हूं। तो जब आप एडीओ पढ़ें तो यकीन मानिए आपके लिए एक बहुत फायदेमंद ये टॉपिक बना रहेगा। एक सब्जेक्ट आपका परमानेंट एडीओ के लिए क्लियर हो रहा है ये। ठीक है, और आपको बता दूं मेंस में भी इसका जगह है। ठीक है, मेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापम में तो आप जानते ही पंचायती राज व्यवस्था से इसी बार पीएससी प्री का भी देखा होगा आपने क्वेश्चन। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था से पूछा गया है। तो कम से कम इस टॉपिक को पढ़कर ना अपने आप को एकदम ऊपर पहुंचा दीजिए कि चलिए ठीक है अभी पंचायती व्यवस्था को अभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में बैठेंगे और सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये ऐसा बनाइए इसको कि पहली बार पढ़े तो आपको 1 महीने में चलिए पूरा अच्छे से पढ़ लिया आपने। ठीक है, जो भी टाइम लगेगा उसके बाद 15 दिन 5 दिन के बाद रिवीजन करिए इसका। ठीक है, कॉन्सेप्ट में इसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, डेटा को अलग निकाल करके एक पेज में, जैसे आप मान लीजिए पूरा थ्योरी लिख रहे हैं, पूरी चीजें लिख रहे हैं, तो डेटा को ना एक अलग पेज में लिखिएगा, उसका एक सिस्टम में लिखिएगा। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा पारित, राज्य सरकार के द्वारा पारित, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इसको अलग से लिख लीजिए एक जगह पर अलग से। ठीक है, इसको और अनुच्छेद को एक अलग जगह पेज में बनाइए उसको। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, जो मेन फोकस वाली चीजें हैं वो हमेशा आपके सामने जल्दी आएगा। थ्योरी पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा कि एक लाइन 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 लाइन, ऐसा नहीं करते हैं। जब आपने एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको छाट के फिर निकाल के अलग से पढ़िए इसको। ठीक है, तो हमेशा देखिएगा आपके पढ़ने की ताकत बनी रहेगी और प्रॉपर तरीके से हर सिस्टम आपको याद रहेगा। ठीक है, कि जब भी एक बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो 4-5 दिनों के अंदर उसको देख लिए, और ये देखने के नजरिए से याद रखिएगा, आपको चीजें याद होने लगेंगी धीरे धीरे करके। ठीक है, आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि मोबाइल नंबर जैसे 10 नंबर का होता है मोबाइल नंबर। ठीक है, लेकिन शुरू में अगर आपसे पूछ दें 3 दिन के अंदर पूछें आपसे तो आप नहीं बता पाएंगे।
गलती कुछ ना कुछ निकल कर आएगी, ठीक है। लेकिन जब बताते बताते किसी को कितना देर हो जाता है, लगातार कहीं पर पुट कर रहे हैं, कहीं पर किसी को बता रहे हैं, तो एक टाइम आ जाता है कि सपने में भी कोई पूछ ले और इधर से कान से गुजर जाए कि मोबाइल नंबर क्या है, तो मुंह से आवाज़ निकल जाएगा, नींद में भी रहेंगे तो मोबाइल से नंबर मतलब आवाज़ आ जाएगा। ये है याददाश्त, ये है दिमाग हमारा, ठीक है। दिमाग जो है किसी भी नंबर को तुरंत कैप्चर नहीं करता, और तुरंत कैप्चर करता है किसी का दिमाग तो लंबे समय तक नहीं रह सकता। याद रखिएगा, हमारे पास ना ऐसे बुद्धिजीवी नहीं है कि ऐसा किसी को देखे ऐसे गुजार लिए तो याद हो गया तो फिर वो हो गया परमानेंट। किसी के पास ऐसा दिमाग नहीं है, ठीक है। हमारे आज का जो समय है ये बहुत कठिन समय है, आपको बता रहा हूँ। पहले समय सरल हुआ करता था, भले ही आप लोगों को बोलेंगे कि पहले आदिमानव का समय था, ऐसा था, दुनिया भर की चीज़ें नहीं थी, ऐसे नहीं। जितना ज़्यादा आप इस जनरेशन में आ रहे हैं उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो है अब कमज़ोर हो रहा है, उतना ज़्यादा। हम बोल रहे हैं हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन दिमाग इस बात पे कमज़ोर हो रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि आपके सामने ना भ्रामक चीज़ें ज़्यादा आ चुकी हैं अब, ठीक है। आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, हर तरीके की चीज़ें। एग्जाम्पल में छोटी सी बात बता देता हूँ, जैसे अगर एक लड़की एक लड़का, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि पहले हमारे यहाँ विवाह की प्रणाली ऐसी हुआ करती थी कि लड़की ने कभी लड़का को नहीं देखा, लड़का ने कभी लड़की को नहीं देखा, लेकिन विवाह हो गया है, ठीक है। अभी देखिए विवाह की प्रणाली किस लेवल पर है, ठीक है। मतलब पहले बात करेंगे, मिलेंगे, और उसके बाद मिलने के बाद एक आध 2 महीना हो जाएगा, 4 महीना हो जाएगा, बात करते करते समझ में आएगा कि सामने वाले के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फिर दूसरा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, क्या है, भ्रामक चीज़ें बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और हम जो है अब हमारी पढ़ाई के लेवल में बताता हूँ, तो पढ़ाई के लेवल में क्या होता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि हम ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। देखिए हमारे अंदर ना बहुत सारी प्रायिकता होती है, ठीक है। तो अधिक से अधिक चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में क्या करते हैं हम, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, और ऐसा पढ़ लें और उसको पढ़ लें, ठीक है। ऐसे में क्या होता है हमारे पास, देखिए एक्चुअल ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पचाना। अगर आप ये समझते हैं कि मैं कुछ खाऊं और पचा लूं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में वो चीज़ें लगेंगी, वो हमेशा आपको मेमोरी देते रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो समझते होंगे कि हमारे लिए विटामिन मिनरल्स कितने वैल्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कुछ भी खा रहा है, पचा नहीं पा रहा है, तो वो कैसा रहेगा। यही चीज़ होता है पढ़ाई में भी, पढ़ना उतना ही चाहिए जितना पचा सकें, ठीक है। पचाने के लिए बस दिमाग है आपके पास, और आप पचाने का मतलब ये होता है कि उसको अपने पास रख पाया आपने, उसकी एनर्जी को आपने ले पाया, ठीक है। तो वही चीज़ होता है खाने में और पढ़ने में, दोनों चीज़ें एक ही जैसे काम करती है, ठीक है, बस जगह अलग अलग है। पेट से पचाया जाता है और इधर ये दिमाग से पचाया जाता है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, दिमाग में प्रॉपर जाकर सेट हो रहा है तो वो पच रहा है, इसका मतलब है आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो वो फिर आपके साथ ऐसा है कि पढ़िए और उसके बाद भूल जाइए, पढ़िए फिर भूल जाइए, तो आप सही दिशा में नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपने नोटिस किया होगा, पेट खराब है, खिचड़ी खिलाते हैं, ठीक है, ये तब किया जाता है जब हमारा पढ़ने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए। अब आपके सामने मैं इतिहास के मोटे मोटे पुस्तक रख दूं तो आपको भी इसमें यही चीज़ होगा, खिचड़ी की जरूरत पड़ जाएगी फिर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेंज करेंगे और थोड़ा सा हल्के सब्जेक्ट के ऊपर जाने लगेंगे। यही पढ़ाई का भी तरीका होता है। तो दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, बस अंतर यह है कि आपको कैसे सेटल करना है, इसको समझना कैसे, ठीक है। तो पचाने के लिए जो है दिमाग है आपके पास, और आपका दिमाग कितना पचा सकता है, अब हर किसी का कैपेसिटी अलग अलग होता है। आपने वो भी नोटिस किया कि खाने की कैपेसिटी अलग अलग है, कोई 2 थाली खाना खा लेता है, ठीक है, फिर भी पेट खाली है उसका, और कोई 1 थाली भी नहीं खा पा रहा, ठीक है, चिड़िया ऐसे चुग के निकल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। और वही चीज़ पढ़ाई के लिए भी है कि पढ़ाई में भी हमको ऐसा चाहिए कि हम इतना लेवल कैपेसिटी बनाने लगे, धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं, खाने में तो कैपेसिटी बना लेते हैं, पढ़ाई पर कैपेसिटी कभी बनाते ही नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं लिखने में क्या होते हैं, थोड़े आलसी होते हैं, बिल्कुल अब सही बात है कि लिखना नहीं चाहते हैं, लिखने से थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैथ तक को पढ़ डालते हैं कि मैथ सामने आया है तो पढ़ देंगे उसको, और पढ़ने के बाद एग्जाम में बैठ जाएंगे, कुछ काश नंबर ले भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपका हाथ और दिमाग दोनों कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, ठीक है, तो आपके डाइजेशन का पावर बढ़ा रहेगा, ठीक है। जैसे हम सिर्फ खाने से पचा नहीं सकते, हमें खाने के बाद काम भी करना होता है और कुछ फिजिकल वर्क करने होते हैं, तब जाकर पचेगा सही। उसी प्रकार याद रखिएगा कि हमारे पढ़ने और लिखने की जो प्रायिकता होती है वो हमारे दिमाग में एजुकेशन को पचाने के लिए है, पढ़ने को पचाने के लिए है, ठीक है। तो हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ तैयारी करके चलनी है। पंचायती व्यवस्था एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद जो है उसको रिवीजन करते चलें, ठीक है। चलिए आते हैं वापस, देखिएगा तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है सबसे पहले याद रखिएगा इसे लागू किया गया 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, इसे लागू कर दिया गया। दूसरी बात याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो है कौन सा विधि का अनुकूलन आया था, 7 जून 2001 का विधि अनुकूलन आदेश आया और इसे हमने अधिमान्य कर लिया अपने यहाँ। फिर 18 जून 2001 को क्या किया हमने,
छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। अंततः जो है याद रखिएगा हमारे यहाँ चुनाव हो गया कब, 2005 में पहला पंचायती चुनाव हो गया। ठीक है, याद रहेगा, 4 डाटा है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब इस अधिनियम का के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। तो अधिनियम के बारे में देखिएगा, यह जो अधिनियम है इसे कहेंगे हम पंचायती राज अधिनियम 1992। इसके अंतर्गत याद रखिएगा, मैंने कल ही बताया था आपको, इसके अंतर्गत 3 चीजें दी गई हैं। पहला अध्याय, दूसरा धाराएं। ठीक है, अध्याय, धाराएं, याद रखिएगा। आपको धाराएं भी यहां पर देखना है, 132 धारा के आसपास है अभी वर्तमान में। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा अनुसूचियां, चार। ठीक है, तो याद रखिएगा अध्याय कितने हैं, 15, धाराएं कितने हैं, 132, और अनुसूचियां कितनी हैं, ये वर्तमान स्थिति के साथ बता रहा हूं मैं आपको, वर्तमान स्थिति के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जब भी कोई संशोधन करके परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी वर्तमान स्थिति के साथ अध्याय कितना है, 15, धाराएं कितने हैं, 132, और अनुसूची कितने हैं, 4। ठीक है, अब एक बात सोच रहे होंगे कि सर संविधान संशोधन पढ़ाया आपने, वो अलग तरीके का बताया, फिर ये अलग बता रहे हैं, इसको दोनों को समझिए। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन था ये जो है ना 73वां संविधान संशोधन, ये है संविधान का हिस्सा, ये संवैधानिक है। संविधान में जगह दिया गया किसको, पंचायती राज व्यवस्था को संशोधन करके। ठीक है, तो इसमें जो कानून बनाया गया है, ठीक है, ये पूरे देश में एज इट इज लागू होगा। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि हम इसको 2 स्तर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जब आप पढ़ेंगे कि भाग किस में शामिल किया गया, 9 में, अनुसूची में कहां रखा गया है, 11 में, कितना विषय दिया गया, 29 विषय, अनुच्छेद कहां रखा गया, तो भाग के अंतर्गत अनुच्छेद आता है तो 16 अनुच्छेद बना दिया गया, 243 की से लेकर 243 ओ में बना दिया गया। तो ये संवैधानिक भाषा है, आप इसको पूरे संविधान से पढ़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, याद रखिएगा कि पंचायती राज अधिनियम 1992 जब तैयार किया गया, मतलब ये जो अधिनियम है, अधिनियम का मतलब होता है कानून। ठीक है, अधिनियम बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा सा देखिएगा तो समझिएगा कि जब ये संशोधन हुआ है, ठीक है, संशोधन का मतलब होता है कि आपको जगह देना, उसको संवैधानिक जगह दे देना। संशोधन का मतलब ऐसे समझिएगा, इसको संवैधानिक जगह दे दिया गया है, तो यहां पर ये जगह दे दिया गया, और 73वां का नंबर होता है, उसका नंबर है 73वां। ठीक है, मतलब अगर कोई एक जगह एक से होता है स्टार्ट, देखिए संशोधन क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा एक बार बताता हूं, देखिएगा। तो ये मान लीजिए एक संविधान है जिसको लिख दिया गया, 1950 में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इसके जो वर्तमान उस समय के परिदृश्य थे उसके अनुसार जो है 395 अनुच्छेद रखे गए थे इसमें। ठीक है, भाग 22 थे और अनुसूचियां 8 थी उस समय। आगे संशोधन बढ़ता चला गया, पहला हुआ, दूसरा संशोधन हुआ, तीसरा संशोधन हुआ, संशोधन होता चला गया। जब 73वां क्रम का संशोधन आया 73, तब जाकर इसमें यह काम हुआ है 1992 93 में। ठीक है, 2 और 3 दोनों शामिल करते हैं। तो जब इसके लिए संशोधन हुआ तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा, अधिनियम तैयार किया जाएगा। अधिनियम का मतलब होता है कानून तैयार करना। ठीक है, कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी जाएंगी। देखिए कोई बात तो छोटी ऐसा नहीं हो सकती कि आप 29 विषय में और 16 अनुच्छेद के अंतर्गत चीजों को खत्म कर दे, 50 जाए। इतना बड़ा भारत है और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके लिए आप 16 अनुच्छेद और 29 विषय में चीजें खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए हर एक छोटी छोटी बातें रखी जानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, मैं समझाता हूं कि एक बार क्या हुआ था, एक नौकर था, नाम था रामू। ठीक है, नौकर था, राम था नामू, और इसने क्या किया था, चोरी किया था। ठीक है, चोरी करने के बाद जो है उस समय क्या हुआ करता था कि चोरी का एक नियम था। ठीक है, चोरी का ये नियम था कि 400 रुपए से अधिक चोरी करने पर उसको दंड दिया जा सकता है, 400 रुपए से कम चोरी करने पर दंड नहीं दिया जाएगा। नियम कुछ ऐसे बनाए गए थे। तो ये क्या करता था, 399 रुपए चोरी करता था और बता भी देता था 399 के साथ। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि चोरी का मतलब चोरी तय करने के लिए जो है फिर से अधिनियम ला दिया गया। ठीक है, मतलब ये समझिएगा कि जब तक कोई कानून नहीं रखा गया है, ठीक है, तब तक वो व्यक्ति क्या होगा,
छुट्टा रहेगा पूरी तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं चलेगा, ठीक है। यानी वह क्षेत्र पूरी तरीके से खुला है इस तरीके के काम करने वालों के लिए, ठीक है। लेकिन फिर जब उसके लिए अधिनियम लाया जाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहां पर क्या होगा कि जो 399 चोरी करेगा वो भी चोर कहलाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, इसको सेपरेट कर दिया जाएगा, जैसे 10, 20, 30। तो अब यहां पर क्या है, सजा का प्राधिकार जो है अलग अलग रखा जाएगा। किसी ने 10 रुपए चोरी किया तो उसको 1 दिन की सजा हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग जुआ खेलते पकड़ाते हैं ना, आपने सुना होगा हमारे राज्य में जुआ खेलते दीपावली के आसपास, या कुछ लोगों के लिए तो परमानेंट दीपावली है, ठीक है। वो हमेशा कहीं ना कहीं खोपचे में बैठ के जुआ खेलते रहेंगे, ठीक है। अब जब ये जुआ खेलते हैं और मान लीजिए जुआ का रेट पैसा कितना है, उसे पुलिस को पकड़ाते हैं कितना, 250 रुपए, ठीक है। अब उस 250 रुपए के लिए उनको क्या सजा दे दें, यही 250 करोड़ होता, 250 लाख होता या कुछ ऐसा होता, तो फिर जेल में अच्छे लंबे मिलते उनको, ठीक है। अब 250 रुपये पकड़ाया उनका, कुछ बीड़ी के कट्टे पकड़ा गए और कुछ ऐसा चीज़ें पकड़ा गया, ठीक है। अब वो लेके गए न्यायालय में क्या करेंगे, उनको उठक बैठक करवा देते हैं, बोलते हैं कल से मत नजर आना, वापस जाओ, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे तय किया गया, ये चीज़ ऐसा तय किया गया है कि जब आपको बहुत सारी वैरायटी मिलने लगेगी तब आपको कानून परिदृश्य करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है यहां पर हमने देखा कि अधिनियम को लाकर कानून को परिदृश्य कर दिया गया और इस तरीके से आपके अध्याय, धारा और अनुसूचियां में इसको बांट दिया गया, ठीक है। तो अब ये जो पंचायती राज अधिनियम है, जो कानून है, इसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। संशोधन अलग चीज होता है, याद रखिएगा। संशोधन में यह बताया जाता है कि क्या क्या चीजें होगा, ठीक है, और अधिनियम बताता है कैसे होगा, ठीक है। मतलब यहां बताया जाएगा कि एक सरपंच होगा, एक जनपद पंचायत का अध्यक्ष होगा, ऐसा होगा, त्रिस्तरीय होगा, ऐसे गठन होगा, ऐसा होगा, लेकिन कैसे होगा वो यहां है, ठीक है। आपने देखा कि 29 विषय के बारे में काम की सड़क पुलिया ये सब बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कहां से पैसा आएगा, उस पैसे को आने के बाद कैसे कैसे फंडिंग की जाएगी, ये सब यहां पर लिखा गया, ठीक है। तो ऐसा समझिएगा कि सभी कानून के बेसिक्स रूल्स यहां बताया गया अनुच्छेद में कि कब कब क्या क्या हो सकता है। जैसे वित्त आयोग का गठन आपने एक लाइन में पढ़ लिया कि आई में क्या है, वित्त आयोग का गठन है, ठीक है। अब गठन कैसे होगा, मतलब उसके लिए क्या क्या परिदृश्य होगा, कौन कौन शामिल होगा उस गठन में, और कैसे कैसे सदस्यों की संख्या रखी जाएगी, वो सब यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी का डिटेल आप यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है अभी? तो अधिनियम के अंतर्गत हम प्रवेश करने जा रहे हैं, देखिएगा अधिनियम अब, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा पंचायती राज अधिनियम 1992 के अंतर्गत 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं और अनुसूचियों की संख्या 4 है, ठीक है। अब यहां से चलते हैं हम लोग आगे, देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा और कोशिश करिएगा कि यहीं पर याद होता चला जाए, ठीक है। पूरा याद नहीं होगा, 132 धाराएं हैं, ठीक है, इतना जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन याद करने का बहुत तरीका बहुत आसान सा इसमें, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब भी आप कोशिश करें, ठीक है, क्या कि यह जो धारा है, ठीक है, यह हमेशा अध्याय के अंदर ही सीमित रहेगा, ठीक है, और अध्याय और उपबंध जो है इसी तरीके से रखे जाएंगे। तो जैसे कि याद रखिए, कोई भी अधिनियम लिखा जाता है, अधिनियम में सबसे पहला जो अध्याय होता है वो क्या चीज का होता है, परिभाषा का होता है, ठीक है। ये संविधान में पढ़ लीजिए, अधिनियम में पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए। कारण क्या है परिभाषा का, क्योंकि होता क्या है, हमारे ना वकील लोग जो होते हैं ना, ये बहुत तेज वाली चीजें होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने क्या किया, अभी आपने बत्ती गुल जैसे मूवी देखी थी, एक शाहिद कपूर की मूवी आई थी, ठीक है। तो उसमें पकड़ने का तरीका आपने सोचा, नोटिस किया होगा कि इंसान को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर, ठीक है, हम पैसे ले सकते हैं उससे। तो ये तरीका क्या है, तो वकीलों के पास ना बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको कुछ काम नहीं होता है ना, तो वो कंपनी के ऊपर केस करते रहते हैं, कंपनी के फ्रॉड प्रचार में। अब जैसे मान लीजिए एक प्रचार था, ये डाबर च्यवनप्राश का एक प्रचार आया था, जिसमें क्या किया गया था कि उसमें बोला था कि गोल्ड और चांदी, ठीक है, शुद्ध दिमाग और सेहत के बारे में बता दिया गया। तो फिर उसने केस कर दिया, एक वकील ने केस कर दिया उसके ऊपर कि इसमें गोल्ड तो मिलता ही नहीं है, ठीक है, कोई भी मात्रा केमिकल तरीके से या कहीं से भी गोल्ड की कोई मात्रा नहीं मिली इसमें, ठीक है। अब उसके लिए सोचिए कंपनी को उसको 1 लाख रुपए जो है फाइन देना पड़ा इस बात के लिए, ठीक है। और उसी प्रकार याद रखिएगा रेड बुल का नाम सुना होगा आपने, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि कोई पीता है तो उड़ने लग जाता है, ठीक है, हाँ, पंख आ जाता है। तो अब उसने क्या किया, एक अमेरिका के व्यक्ति ने जो है क्या किया, उसके पीछे केस कर दिया कि मैंने पिया, मेरा पंख नहीं आया, ठीक है। और सोचिए उस कंपनी को जो है 10 करोड़ रुपए जो है उसको फाइन देना पड़ गया था, ठीक है, कि आप ऐसे भ्रामक प्रकार के, ठीक है, मतलब ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते जिससे आप किसी व्यक्ति को भ्रामक तरीके से फैला सके उस कंपनी के बारे में, ठीक है। तो ऐसी चीजें वकील कर लेते हैं, ठीक है। तो वकीलों का केस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी कोई कानून लिखा जाता है तो वकीलों को देख ताक के लिखा जाता है कि वकील उसका कुछ गलत ना कर जाए, ठीक है। मान लीजिए कोई कानून लिखा गया और वकील ने उसका कोई लूप होल पकड़ लिया
कि ऐसे जगह पर यहां पर कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो वकील क्या करेगा, हमेशा उस कानून के ऊपर जो है सामने वाले व्यक्ति को, जब भी उसका जो विपक्ष होगा उसको हराता रहेगा वहीं से जाकर। इसीलिए हमेशा परिभाषा कर दिया जाता है, ताकि जब कोई शब्द लिख दिया जाएगा तो वकील उसका कोई दूसरा मतलब ना निकाल करके सामने रख दे, ठीक है, इसीलिए इसको परिभाषित किया जाता है, याद रखिएगा। परिभाषित करने का सीधा सा अर्थ होता है कि जो भी कानून, जो भी अधिनियम यहां रखा जा रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित कर दिया जाए, ठीक है। तो परिभाषित करने का सीधा सा मतलब होता है कि वकीलों या सभी व्यक्तियों के लिए, सामान्य आमजन के लिए यह इसकी मतलब या अधिनियम का मतलब जो है प्रॉपर तरीके से आ सके, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा अध्याय 1 जो है प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है और यहां पर सभी प्रकार के परिभाषा या संक्षिप्त नाम को विवरणित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा विस्तार, प्रारंभ, परिभाषाएं सभी कुछ भाग 1 में रखा गया, सॉरी अध्याय 1 में रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक बात तो याद रहेगी कि अध्याय 1 आपको याद हो चुका है, ठीक है। क्या रखा गया है इसके अंतर्गत, संक्षिप्त नाम, ठीक है, प्रारंभिक और परिभाषाएं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये सभी जगह पर कॉमन मिलेगा, याद रखिए। कोई भी अधिनियम उठा के देखिए, अगर आप पढ़ेंगे शिक्षा अधिनियम 2009, ठीक है, तो उसका पहला जो अध्याय होगा वो भी यही बताएगा कि शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत पहला अध्याय जो होगा वो ये बताएगा कि उसका प्रारंभिक नाम क्या रखा गया, ठीक है। आरटीआई 2005 उठाइए, उसके लिए भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। मतलब कोई भी अधिनियम उठा लीजिए, अभी तक का वन संरक्षण अधिनियम उठा लीजिए, ठीक है, किसी भी क्षेत्र का अधिनियम उठा लीजिए, आपको अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, तो देखिएगा उसका अध्याय 1 जो है वो बोलेगा कि जो भी इंप्लीमेंट करेंगे या जो भी बातें इसके अंतर्गत लिखेंगे सभी का प्रारंभिक नाम, ठीक है, प्रारंभिक बातें, संक्षिप्त नाम और क्या दिया जाएगा, परिभाषा दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा, कोई भी अधिनियम उठाइए सबका पहला अध्याय यही याद रखिए, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा, इसका परिभाषा और संक्षिप्त नाम ये 2 जगह पर डाल दिया गया है धारा के अंतर्गत, और ये विषय है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे सामने क्या क्या चीजें हैं, एक है आपका अध्याय जो कि 15 है, ठीक है। उसके बाद यहां पर उपबंध को याद रखिएगा, उपबंध को हम अलग से पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और धाराएं रखिएगा 132, ठीक है। और याद रखिए 132 की गिनती पर है ना, अगर दिखेगा तो 130 दिखेगा, बाकी अलग अलग गिनती पर 132 दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विषय, ठीक है। अब देखिएगा अध्याय 2, ठीक है। अध्याय 2 क्या है, ग्राम सभा। मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद में आपने सामान्य रूप से पढ़ा हुआ है उसी को डिटेल करेंगे अब यहां पर कि कैसे कैसे चलता है इसका काम। जैसे ग्राम सभा आपने पढ़ लिया है, याद होगा आपको, ठीक है। अनुच्छेद के साथ अगर आपको याद होगा तो 243 शून्य जो था, ठीक है, जिसमें आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो उसमें एक प्रारंभिक बिंदु पढ़ा था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, लेकिन जैसे ही 243 1 पढ़ा, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। तो ग्राम सभा के बारे में देखिए अब क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो याद रखिएगा धारा 3 में क्या बताया गया है, ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना जारी करना, ठीक है। ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना जारी करना, याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसके बात समझिएगा कि राज्यपाल जो है जब भी कोई ग्राम सभा, ठीक है, यानी कि गांव होगा, ग्राम पंचायत बनेगा और इनको मिलाकर ग्राम सभा तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ग्राम सभा जब बनेगा तो याद रखिएगा इसे अधिसूचित किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो अधिसूचना जारी करना होता है। इसके बाद देखिएगा ग्राम की मतदाता सूची, ठीक है। तो धारा 4 में जो लिखा गया है वो मतदाता सूची कैसे बनेगा। अब मतदाता सूची के लिए भी तैयारी समझिए कि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं, उडाई का नाम सुना होगा, उडाई का नाम सुना है, हमारा वर्चुअल पोर्ट है, ठीक है, पोर्टल है, हाँ, इसी में आधार कार्ड आपको मिलता है, वोटर आईडी कार्ड भी आप यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जाकर रजिस्टर्ड करना और उनके संबंध में पूरी जानकारी देना, याद रखिएगा ये सभी ग्राम मतदाता सूची के साथ शामिल होता है, ठीक है। और सामान्य तौर पर अभी तो वर्तमान में क्या किया जाता है, शिक्षकों को लगाया जाता है इसमें, ठीक है, कि बूथ बनाकर जो है शिक्षकों को बैठा दिया जाएगा और अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है, जनगणना के तहत जो है मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्राथमिकता दे दी जाती है। और खासकर जब चुनाव होने वाला रहता है तो सबसे ज्यादा तेजी से यही काम चलता है, ठीक है। तो मतदाता सूची के संबंध में जो है धारा 4 में लिखा गया है, ठीक है। मतदाता सूची कैसे बनेगा, इसके संबंध में कहां से फंड आएगा, ये सब कुछ जानकारी यहां से मिलती है, ठीक है। फिर ग्राम सभा का सम्मेलन कितने बार हो सकता है एक साल में, जल्दी बताइए, 6 बार, ठीक है। तो 6 बार सम्मेलन हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण होगा तो कितने बार, 4 बार, ठीक है। यानी कंडीशंस बहुत ज्यादा औसतन निकल के आता है तो 4 बार तो मजबूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। तो ये बातें यहां पर सम्मेलन के तौर पे लिखा गया है, ठीक है, धारा 6 में, याद रखिएगा। तो धारा 1 2 तो याद रखिएगा, 1 2 क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक विस्तार, ठीक है, और परिभाषा 2 में है, ठीक है। अध्याय 1 में यही दोनों चीज दी जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पर अगर ऐसा नहीं दिया गया तो इसी के साथ जोड़कर परिभाषा भी लिख दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा 3 जो है, सबसे पहले याद रखिएगा कि 3 का अध्याय का पहला तो ये चीज याद कर लीजिए कि किसके बारे में है, ठीक है। और ये इसके बारे में है तो कितने से कितना है, तो 3 से 7 है, ठीक है, 1 2 3 से 7,
ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, पूरा 15 अध्याय के साथ जोड़कर धाराओं का दिमाग आपका क्या करेगा, उस गिनती को लाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो 3 से 7 रहेगा, तो 3 से 7 तक लाने में यानी कि आपको 4 धाराएं यहां पर याद करना है इसमें। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्या बोलता है, अधिसूचना, ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना। दूसरा क्या बोलता है, मतदाता सूची। तीसरा क्या बोलता है, ग्राम सभा का सम्मेलन। और चौथा क्या बोलता है, तो ग्राम सभा के कार्य शक्तियां और वार्षिक सम्मेलन। ठीक है, याद रहेगा। तो देखिए कितना आसान है याद करना, बस धीरे धीरे थोड़ा सा जुड़ते चले जाइए। ठीक है, तो देखिएगा अध्याय 1 क्या हुआ, संक्षिप्त नाम। ठीक है, 2 क्या हुआ, परिभाषा। 3, अब 3 के लिए अध्याय 2 में जाइएगा। ठीक है, अध्याय 2 क्या बोलता है, ग्राम सभा के संबंध में। ठीक है, तो उसके बाद धारा में आ जाइए। धारा 3 क्या बोलता है, अधिसूचना करना, अधिसूचित करना। ठीक है, ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचित। ठीक है, उसके बाद मतदाता सूची। 4 में, 5 में सम्मेलन और 6 में कार्य शक्ति और वार्षिक सम्मेलन। ठीक है, अच्छा इसमें 5 गायब कर दिए गए। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें जो 5 होगा ना, या तो नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, निरसित कर दिया जाता है। कभी कभी कुछ काम जो है ना, अगर देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आगे जाकर आपको देखने को मिलेगा कि वो कुछ और भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं निरसित करना। ठीक है, तो ऐसे में एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, ठीक है, तो याद रखिएगा ये निरसित किया हुआ है, 5 नहीं है इसमें। ठीक है, निरसित का मतलब क्या होता है, जिसे हटा दिया गया हो। ठीक है, तो आप सीधे कहां जाएंगे, 3, 4, 6, 7। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, अब आते हैं ठीक है, तो देखिएगा अब आते हैं कहां पर, अध्याय 3 में। अध्याय 3 क्या बोलता है, पंचायतों की स्थापना। ठीक है, पंचायतों की स्थापना याद रखिएगा। धारा, ठीक है, तो धारा के अंतर्गत याद रखिए कहां से कहां तक है, 8 से 41 तक है। ठीक है, 8 से 41 तक है, याद रखिएगा। ऐसे में देखिए कभी धारा नहीं पूछा जाता कि कौन सी धारा में क्या है, लेकिन अगर मान लीजिए पंचायती राज जैसे सब्जेक्ट एडीओ का एग्जाम हो रहा है, तो ये फिर सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब एडीओ के एग्जाम के समय ना ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी धारा में क्या बात लिखा गया है। ठीक है, और एक बात और, इस बात से संतुष्टि रखिए कि जिस धारा का नंबर नहीं है, जैसे 11 नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर भी, तो वो नहीं पूछा जाएगा, ये बात श्योर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बात उनको ही पता होता है कि इस धारा के अंतर्गत निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया चीजों को। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे अब कुछ नंबर जैसा नहीं दिखेगा, देखिए दिख रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अब। ठीक है, चलिए तो देखिएगा पहला है पंचायतों का गठन। 8 नंबर पे है पंचायतों का गठन। पंचायतों की अवधि, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना। ठीक है, और इसके बाद है ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन। ठीक है, कैसे वार्डों में विभाजन किया जाएगा, कितने नंबर रखे जाएंगे इसमें, ग्राम पंचायतों का गठन करना। ठीक है, मत देने और अभ्यर्थी होने के लिए अर्हताएं। ठीक है, और जैसे मत देने के लिए कितना वर्ष चाहिए आपको, 18 वर्ष। ठीक है, और अभ्यर्थी होने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 18, 21 याद रखिएगा। अभ्यर्थी का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रतिनिधि है। ठीक है, कि आपको खड़ा होना है सरपंच के पद पर, तो कितना होना चाहिए। ठीक, एक साथ सदस्यता प्रतिषेध। ठीक है, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध है, मतलब अगर आप चाहें तो सरपंच और जनपद पंचायत में भी जाकर खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी एक साथ आप जो है एक से अधिक बॉडी पर जाकर काम नहीं कर सकते, यानी कि पंचायती क्षेत्र में, स्तरीय में आप एक ही जगह पर खड़े हो सकते हैं और एक ही जगह पर आपका सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, ये बातें समझाने वाली तो कुछ है नहीं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यही आप आगे जाकर ना इसको फिर अब एलिब्रेट करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा नए सरपंच को कार्यभार सौंपा जाना, कि जब पुराना सरपंच जाने वाला होगा तो अंतिम दिनों में क्या करता है, जब उसका नए सरपंच का चुनाव हो जाएगा, याद रखिएगा, और शपथ ग्रहण कर लिया उसने, तो उसके बाद उसका कार्यभार को सौंपा जाता है। ठीक है, जब ये सौंपा जाता है ना, तो बहुत दिक्कत होता है, याद रखिएगा, पुराने सरपंच को। ठीक है, सरपंच रहता है, याद रखिएगा, जब सरपंच ही सरपंच बन के आता है तो बहुत खुश होता है वो। ठीक है, कि चलो अब फिर से 5 साल मिला है, इस बार धूम धड़ाका कर दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, और अगर सरपंच के जाने का टाइम आ गया ना, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो कुर्सी तक ले जाता है अपना। ठीक है, देता ही नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे कुछ केस ऐसे आए हुए थे जिसमें सरपंच जो है ना पद ही नहीं छोड़ रहा था, अपना ऑफिस छोड़ता ही नहीं था, डेली पहुंच जाता था, तो दूसरा सरपंच भी आ गया था, उसके बगल में कुर्सी लगा के बैठता था वो। ठीक है, तो 2 सरपंच एक साथ बैठते थे, तो पुराना सरपंच जो होता था ना, वो हमेशा क्या करता था, अपने ड्रॉज पे जहां पर सील विल सब लगा हुआ है वो लॉक कर देता था। ठीक है, तो जब रात हुआ तो नया सरपंच आया तो तोड़ दिया पूरा लॉक। ठीक है, उसने केस कर दिया कि मेरा जो है इतना चीज गायब हो गया है, ऐसा बहुत दिक्कत हुआ था, सरपंच में बहुत दिक्कत होता है। और जब
ये ऐसे लोग होते हैं ना, थोड़े से अपने पद के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रिय टाइप का काम करते हैं, ठीक है। हाँ, काम उनके अच्छे नहीं होंगे, लेकिन एक लालच है जो अलग से इनमें डेवलप हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, उसके बाद देखिएगा प्रथम सम्मेलन एवं पदावधि, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अभी हम लोग अध्याय 3 में ही है, ठीक है, 41 तक याद रखिएगा। ये चिंता मत करिए, आपके पीडीएफ में आपके उस पर रहेगा, ऐप में रहेगा ये, ठीक है। ये पीडीएफ में है, घर पे बैठ के आराम से लिखिएगा, अभी पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, अध्याय 3 के अंतर्गत पंचायतों की स्थापना रखी गई है 8 से 41 के मध्य में, ठीक है। और उसमें 21 क को जो है ना, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था। ये आपके एडीओ में, व्यापम में 2 से 3 बार मैंने देखा है, इस एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। और यकीन ना करें तो आपको मैं इस क्वेश्चन का वैल्यूज दिखा सकता हूँ। इस क्वेश्चन को लगभग 2 से 3 बार आ चुका है ये, ठीक है। तो हमेशा बोला जाता है, याद रखिएगा, रिकॉल वैल्यू, इसको बोला जाता है रिकॉल वैल्यू। तो आपको ये हिंदी में नहीं लिखा जाएगा कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। वहां पर ऑप्शन में रहेगा या एग्जाम में लिखा रहेगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि पंचायतों के पदाधिकारियों को रिकॉल वैल्यू के तहत जो है किस धारा में अनुशासित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 21 का, ठीक है, 3 से 4 बार पूछा गया है, इसलिए इसको फोकस कीजिएगा 21 का, ठीक है। और किस्मत रही तो फिर से आपके सामने ये जरूर प्रस्तुत होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। और 21 में देखिएगा, सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना। तो याद रखिएगा, जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है, उसी के बाद तुरंत के तुरंत रिकॉल कर दिया जाता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब तो आप समझते ही हैं कि जब आप ये तय कर दें कि सरपंच और उप सरपंच जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, गबन करते हैं या फिर अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में जो है सरपंच और पंच जो आपके उप सरपंच है, उनके विरुद्ध क्या कर लिया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और वो चाहेंगे कि किसी और व्यक्ति को, या पुराना कोई सरपंच था उसको रिकॉल करके वापस बुला लेंगे और उसको सरपंच बना देंगे, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पदाधिकारियों को वापस बुलाना, ठीक है। उसके बाद देखिए, जनपद पंचायत की संरचना, जिला पंचायत की संरचना। पंचायत की ये संरचना से संबंध है कि कितने व्यक्तियों में जनपद पंचायत का निर्माण होता है, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ है कितने संख्या चाहिए इसमें जनपद पंचायत की संरचना में, ठीक है। एक जनपद पंचायत बनाना है मुझे, जनता की कितनी बड़ी जनसंख्या चाहिए इसमें, हाँ, 5000 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, 5000 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार पंचायत के पदाधिकारियों के लिए निहरता है, ठीक है, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी कैसे खराब होगी, अयोग्यता क्या है उनके लिए, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, पंचायत पदाधिकारियों के द्वारा त्याग पत्र, ठीक है, वो अपना पद छोड़ सकते हैं त्याग पत्र के द्वारा, ठीक है। तो किसको देंगे ये जानकारी मिलेगा आपको कि सरपंच अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, उप सरपंच किसको दे सकता है, ठीक है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष सदस्य किसको देगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर मिलती है। रिक्तियों का भरा जाना, याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसा हो कि कोई पद खाली है तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव कराकर इसको भर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद पंचायतों के पदाधिकारियों का निलंबन, ठीक है। तो पंचायतों में कुछ ऐसी स्थिति बनी रहती है कि उनको निलंबित करके कुछ समय के लिए बाहर सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। पंचायतों के पदाधिकारियों को हटाया जाना, तो याद रखिएगा, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं तो उनको ऐसे हटाएंगे, और कुछ लोगों को सम्मेलन के द्वारा या किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्राधिकारी चुना जाता है और उसके बाद उनको 30 दिन का ड्रॉप दिया जाता है, याद रखिएगा, और उसके बाद जो है ये प्रॉपर बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो नियम आप यहाँ पर पढ़ेंगे, एक से अधिक पद धारण करने वाला का वर्णन, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर एक से अधिक पद धारण किया सकता है इसके बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। चलिए इसके आगे देखिएगा, अध्याय 4, ठीक है। अध्याय 4 है 42 और 43। तो आपके दिमाग में एक नंबर तो आएगा ना कि अध्याय 1 कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2। अध्याय 2 कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 7, ठीक है। अध्याय 3 कहाँ से कहाँ तक है, 8 से 41, ठीक है। अब आते हैं देखिए 42, ठीक है। तो देखिए आप जो गिनते हैं ना, यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, लेकिन बीच में एक 42 का दिख रहा है, इसीलिए 32 हो जाता है। आगे आप कहीं पहुंचेंगे फिर बोलेंगे सर आप तो 132 बोले थे, वहाँ 30 ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप बीच बीच में ये सब चीज़ों को भी समझते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए निर्वाचन का संचालन, अध्याय 4 क्या बोलता है, निर्वाचन का संचालन, ठीक है। 42-43 बीच में दे दिया गया है 42 का, ठीक है। तो कारण क्या है, ये बाद में लाया गया है बीच में, ठीक है। तो क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसकी शक्तियां दी गई हैं। मैंने बताया था कि आपको अलग से पढ़ना मिलेगा निर्वाचन की शक्तियों के बारे में। तो निर्वाचन क्या क्या कर सकता है, कब चिन्ह बांटेगा, ठीक है। आपको जानकारी होगा कि मतपत्र का कलर भी देता था पहले,
ठीक है, कि कौन से मतपत्र का कलर कौन से कलर का है, सफ़ेद है, गुलाबी है, नीला है, पीला है, ठीक है, ये कलर होता था पहले। अभी तो ये बदल दिया गया क्योंकि सबका कॉमन कर दिया या चेंज कर दिया गया है, ठीक है। ये अधिकांश बार चेंज किया जाता है। देखिए, जब पहली बार ऐसा किया गया, पहले क्या था पहले था कि सभी कलर एक ही टाइप से होते थे, ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, कलर चेंज किया गया कि सरपंच का पद जो होगा, मतपत्र होगा, वो गुलाबी रंग का होगा, ठीक है। तो ऐसे तय कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद जब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद से फिर ये चेंज हो गया, तब से ये क्वेश्चन आना बंद हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। और उसके बाद देखिएगा, अधिकारी और कर्मचारी वृंद की नियुक्ति करने और उनके कर्तव्य और कृत्यों को समानुदेशित करने की शक्ति। याद रखिएगा, इस समय जब निर्वाचन होता रहता है ना, निर्वाचन जब हो रहा होता है, ठीक है, तो उस समय कलेक्टर का पावर भी खत्म हो चुका होता है, यानी कलेक्टर नहीं होता उस समय पीठासीन अधिकारी बन जाता है उसको, ठीक है। तो कलेक्टर जो है अब किसके अधीन काम करेगा, निर्वाचन आयोग के अधीन काम करेगा। निर्वाचन आयोग जो बोलेगा कलेक्टर वो काम करेगा। इस समय उसका पावर खत्म हो जाता है, याद रखिएगा, उस समय के लिए, ठीक है। उस क्षेत्र का कलेक्टर का पावर उस समय के लिए चला जाता है जब ये निर्वाचन चालू होता है, ठीक है। जैसे आचार संहिता लग जाएगा अभी, और निर्वाचन आयोग सब पूरे भारत में, याद रखिएगा, इस समय चूंकि आपके केंद्र सरकार का सिस्टम चल रहा है, तो ऐसे में पूरे भारत में जो है निर्वाचन आयोग का बहुत महत्व हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा, आचार संहिता में इसलिए बोला जाता है गाड़ी संभल के चलाना चाहिए, क्योंकि एक बार गाड़ी चली गई ना, तो कोई पुलिस भी आपको पैसा देके या चालान कटवा कर सेटल नहीं कर पाएगा। इसको मजिस्ट्रेट से निकलवाना पड़ेगा सीधे, गाड़ी अगर पकड़ा जाएगी तो। आचार संहिता जो है ना, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय जो है ना कुछ कार्य नहीं हो सकते, ठीक है, और सरकारी तौर पर जो है ना कुछ कार्य एकदम प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो ऐसे में समझिए कि पुलिस भी प्रतिबंधित हो जाता है। क्यों? गृह मंत्रालय के अधीन होता है ये, तो गृह मंत्रालय ही नहीं है तो क्या होगा, फिर पुलिस जो है अपने स्तर पर निर्वाचन आयोग के अधीन पर काम करेगा और मजिस्ट्रेट सारा काम देखेगा फिर उस समय, ठीक है। इसीलिए जो है आचार संहिता जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, उसके बाद आता है नियम बनाने की शक्ति। तो सारे नियम बना सकता है यहाँ पर निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अध्याय 5 जो है यह दर्शाता है पंचायतों के कामकाज और संचालन एवं सम्मेलन की प्रक्रिया, ठीक है, 44 से 48 तक, ठीक है। 4 धाराएं हैं इसके अंतर्गत, याद रखिएगा, इस शब्द को याद रखिएगा। पंचायतों के कामकाज का संचालन, सम्मेलन की प्रक्रिया, ठीक है। सम्मेलन कैसे होगा, ये प्रक्रिया तय किया जाता है इसमें, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, तो पहले सम्मेलन की प्रक्रिया याद रखिएगा, दूसरा स्थायी समितियां पढ़ेंगे आप, ठीक है। समितियों वाला जो कॉन्सेप्ट था आप लोग का जो आने वाला है, आप उसको पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत की जो स्थायी समिति होती है, इसमें कौन कौन सदस्य हो सकता है, ठीक है, और कौन सदस्य नहीं हो सकता है, और क्या क्या चीजें ये समिति कर सकती है, इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है देखिएगा जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियां, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे तो ये भी पढ़ना आसान हो जाएगा, याद रखिएगा। उसमें कुछ समितियों का संख्या बढ़ जाता है, इसमें जनपद में 1 बढ़ेगा, जिला में 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य, ठीक है। तो यहां पर आप कहां पढ़ेंगे इसको, अध्याय 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अध्याय 6 बोलता है पंचायतों के कृत्य, ठीक है, यानी पंचायत का कार्य। तो पंचायत क्या क्या कार्य करेगा, हालांकि 29 विषय में तो आपने पढ़ा ही है उसको, कि पंचायतों के कार्य जो है 29 विषय में लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा याद रखिएगा कि पंचायत के कृत्य में अन्य कुछ बातें लिखी जाती है, ठीक है। और जैसे जनपद पंचायत के कृत्य पढ़ेंगे, राज्य सरकार के द्वारा कतिपय कृत्यों का जनपद और जिला पंचायत को सौंपा जाना, यानी राज्य सरकार जो है कुछ नियम कानून बनाकर जो है नए नए कार्य दे सकता है किसको, जनपद और जिला को, ठीक है। जिला पंचायत के कृत्य पढ़ेंगे आप, पंचायतों के कृत्य के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियां, और ग्राम पंचायत की किसी मार्ग का नामकरण करने की शक्ति, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के नाम पर आपने सुना होगा कि जो कोई मार्ग होता है, कभी किसी का नाम एल्डरमैन रखा जाता है, किसी का महात्मा गांधी, किसी का अरबिंदो, किसी का दयानंद सरस्वती नाम रख दिया जाता है, ठीक है। या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उस जगह पे जन्म लिया होगा तो भीमराव अम्बेडकर का नाम भी लिया जा सकता है। मतलब लोग क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो वो शक्तियां किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास है, कि अपने किसी भी क्षेत्र, मार्ग, शहर का नाम, चौक का नाम रख सकता है, ठीक है। जैसे हमने अभी, आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जब यहाँ पर बिलासपुर में, ठीक है, हवाई अड्डा तैयार हुआ, उसका नाम जो है पहले कुछ और नाम सजेस्ट किया जा रहा था। इसी बीच में जो है यहाँ के जो लोगों ने ये तय किया कि हम पार्षद को और अपने जो यहाँ के विधायक हैं उनसे बात करके जो है यहाँ का नाम जो है बिलासा केवटिन के नाम से रखवा दें, ठीक है। उसी प्रकार जगदलपुर का बात हो गया, उसी प्रकार आपका अंबिकापुर का बात हो गया। सभी जगह पर इसी तरीके से नामकरण करने की जो शक्ति होती है वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के पास होती है। तो पंचायतों के अंतर्गत किसी मार्ग का जो नामकरण किया जाता है, इनके पास अपने पास शक्ति है उसका, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अध्याय 6 बोलता है कॉलोनी का निर्माण, ठीक है। तो जो कॉलोनी का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ये इनके पास शक्ति होती है, याद रखिएगा, पंचायतों के पास कि कॉलोनी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन
वैध होना चाहिए, वो अवैध नहीं होना चाहिए। अवैध कॉलोनी का निर्माण करेंगे तो दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो अवैध कॉलोनी का जो निर्माण होता है, याद रखिएगा, यदि किसी के द्वारा कर दिया गया है तो उसे तोड़ना, आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी कुछ ऐसे हो जाते हैं जो सरकारी जमीन पर होते हैं, तो फिर बुलडोजर चला दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अधिकांशतः ऐसा नहीं होता है। अधिकांशतः होता है कि उन्हें कोई स्थान से स्थापन कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अध्याय 6 के बाद, अच्छा एक बात याद रखिएगा, 6 जो था, ठीक है, उसके बाद 6 का है, ठीक है। तो यहां पर कुछ अध्याय जो है ना बदले गए हैं, ठीक है, यानी पुराने अध्याय को हटाकर जो है नया अध्याय डाल दिया गया है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके अध्याय को भी निरसित किया जा सकता है, और ऐसे में यही कारण है कि कभी कभी आप 16 अध्याय पढ़ते हैं और कभी 15 अध्याय पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा वर्तमान स्थिति के अनुसार 15 अध्याय हैं काउंटिंग से, ठीक है। उसके बाद अध्याय 7 आता है, याद रखिएगा पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति 62 से 73 के बीच में, ठीक है। तो पंचायत की निधि का मतलब होता है उसका फंड, ठीक है, कौन कौन से फंड उसको रेज कर सकता है, और उसकी संपत्ति मतलब एसेट्स कितने बना सकता है। इवन आप देखेंगे ग्राम पंचायत के पास जो है जमीन बहुत होता है, ठीक है। उस जमीन का प्रयोग जो है, जैसे कोई मेला लगाना है तो मेला वाले जो आएंगे उनसे पैसा ले सकता है वो, ठीक है। लाखों रुपए ले लिया, मेले मतलब 10 दिन का मेला हुआ, 10 दिन का मेले का लाख रुपए हो गया, तो ये पंचायत की संपत्ति में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी संपत्ति है उसका कैसे प्रयोग किया जा सकता है, और साथ ही साथ कितने उसका सहायता के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये सब कुछ लिखा गया है आपके अध्याय 7 में। जैसे पंचायतों की सहायता का अनुदान और पंचायत की निधि, ठीक है, 64 और 68 में, ठीक है, 64 से 68 में, याद रखिएगा बीच का गायब, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अध्याय 8, ठीक है, पंचायत के स्थान, ठीक है, बजट तथा लेखा, ठीक है। तो ये रखा गया है आपके 69 से 73 के बीच में, ठीक है। ऐसे में याद रखिएगा 3 ही धाराएं हैं, सचिव और मुख्य कार्यपालन, सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति करना, सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्य, बजट और वार्षिक लेखा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा पंचायत के स्थान, बजट और लेखा पर काम करना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अध्याय 9 क्या बोलता है, कराधान और दावों की वसूली, ठीक है, कराधान और दावों की वसूली। तो कराधान के बारे में आपने पढ़ा वहां पर, थोड़ा सा उसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति, उद्ग्रहण मतलब वसूलने, कराधान के विरुद्ध, ठीक है। अब कराधान क्या है, हर जगह पर कराधान लगा दें, ये पंचायत ऐसा भी तो कर सकता है ना कि अब सबसे लूटना चालू कर दें, तो उसके विरुद्ध भी बताया गया है कि क्या क्या किया जा सकता है जब उसके विरुद्ध काम करना हो तो, ठीक है। करों से राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति, ठीक है। तो यहां पर करों से राहत देने के लिए जो है राज्य सरकार के पास शक्ति है, याद रखिएगा अध्याय 9 में, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा नियंत्रण, अध्याय 10 क्या बोलता है, नियंत्रण बोलता है, ठीक है, क्या क्या चीजें करना है। तो याद रखिएगा जितने भी कार्य किए गए हैं जो इससे पहले आपने अध्याय 9 तक पढ़ा है, उसी कार्यों के नियंत्रण की बात की जाती है। जैसे कि पंचायतों के कार्य का निरीक्षण करना, ठीक है, आदेश आदि का निष्पादन, निलंबित करने की शक्ति, पंचायतों के कार्यों के निष्पादन के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति, पंचायतों के विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति, ठीक है, पंचायतों के क्रियाकलापों की जांच, हानि के लिए पंचों आदि का दायित्व, और पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद, अपील और पुनरीक्षण, ठीक है। ये सभी चीजें आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक एक लाइन से बस एक बात याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, क्योंकि ये जो बिंदु है ना, जैसे नियंत्रण, तो 89 से लेकर 94 तक के बीच में ये धाराओं में शामिल किया गया है, और इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात रखी गई है, याद रखिएगा कि जो कार्य कर दिए गए हैं उसके ऊपर निरीक्षण कैसे किया जाएगा, उसके कानून क्या बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अंतिम है कुछ बिंदु पे, तो याद रखिएगा अध्याय 11 और 12 जो है यह दर्शाता है कि नियम और उपविधियां, ठीक है। तो नियम और उपविधियों के अंतर्गत याद रखिएगा 95 से 97 के बीच, 95 और 97 के मध्य याद रखिएगा नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है, आदर्श उपविधियां राज्य सरकार के द्वारा। तो सब चीज जो है आपको एक बात याद रखना है कि पंचायत जो विषय है वो राज्य सरकार का विषय है, और राज्य सरकार इसके संबंध में क्या कर सकती है, नियंत्रणकारी विधि बना सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा शास्ति 98 से 106, ठीक है, यानी 106, निर्धारित हो जाने पर पंच, सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने की शास्ति, ठीक है। मतलब कभी भी कोई भी कार्य जो है किसी स्तर पर कितना ऊंचा कर सकता है और कहां पर नहीं कर सकता है, यह दर्शाया गया इस पे, ठीक है। किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि पंचायत का पैसा गबन करेंगे तो कैसे प्रक्रिया पूरी की जाएगी, फिर आपके कहाँ तक जाएंगे आप, जेल कौन सा वाले जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा शास्ति के अंतर्गत आता है। शास्ति का मतलब क्या है, अस्तियां हैं,
ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी है एक तरीके की, जो ग्राम पंचायत है या पंचायत है उनके अंतर्गत जो प्रॉपर्टी है या उनका जो पैसा है, फंड है, इनको अगर आपने नुकसान पहुंचाया या उनके क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया तो ये सारे नियम लागू हो जाते हैं, याद रखिएगा। चाहे उसमें फिर आप अध्यक्ष, उप सरपंच, सरपंच क्यों ना हो, सभी के विरुद्ध चीजें कार्रवाई की जाती है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अध्याय 13 प्रकीर्णन है, याद रखिएगा। प्रकीर्णन क्या होता है आपको बता देता हूं। प्रकीर्णन जो है, जब कोई अधिनियम लिखा जाता है, ठीक है, और उसमें कुछ अधिनियम के हिस्से कुछ छूट जाते हैं तो उसको कहां शामिल किया जाता है, प्रकीर्णन में शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। यानी 13 में वो सारी चीजें हैं जो पहले लिखी जानी चाहिए थी लेकिन बच गया तो हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि प्रकीर्णन जो है 107 से लेकर 128 के मध्य, ठीक है। 111 देखिएगा, पंचायत के सदस्य या सेवक लोक सेवक होंगे, ठीक है, इनको लोक सेवक बोला जाएगा, समाज सेवक जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए याद रखिएगा ये बात तय किया गया है कि ये लाभ का पद नहीं होगा। आपने बहुत बार सुना होगा लाभ का पद के बारे में, तो ये लाभ का पद यहीं से लिख दिया गया है कि ये लाभ का पद नहीं होगा, इसलिए इसको लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। दूसरा, भूमि का अर्जन करने की शक्ति, ठीक है, ये अपने लिए भूमि अर्जन कर सकते हैं, ठीक है। पंचायत, अच्छा ये नहीं मतलब सरपंच नहीं, पंचायत अपने लिए भूमि अर्जन कर सकता है, यानी पंचायत जो है ऐसे कुछ काम करेगा जिससे अधिक से अधिक भूमि अपने पास रख सकता है ये, ठीक है। पंचायतों के सदस्य आदि के